उनको उन्होंने आज प्रोत्साहन किया, उनको अवार्ड देकर। हमारे साथ हैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी इमरान जी, और वो उनका क्या विचारधारा है और किस तरह से वो अपने संगठन को आगे लेके जा रहे हैं वो हमें बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आज जो सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रोग्राम रखा था इसके बारे में हमें विस्तार में बताएंगे। ये सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन जो हमारी कमेटी जो है, ये आज जो प्रोग्राम हुआ है इसमें 10वीं 12वीं के बच्चों को इनामात दिया गया, जो पास हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए ये हम हर साल करते हैं। इससे बच्चे इनका हौसला अफजाई होता है, इनके वालिदैन को होता है और बच्चे आगे पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं। इसी तरीके से हम हर साल करते हैं। सबका आने वाला प्लान विजन क्या रहेगा, किस तरह से सामाजिक वेलफेयर हम आगे बच्चों को जैसे हम बुला के उनको IAS PS एडुकेट और हर एक इसके लिए उनको हमारे अच्छे पढ़ाते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनको राय देते हैं, उनको हर चीज़ बताया जाता है कि इसके आगे आप क्या करोगे, इसके आगे आपको हर प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको आपको हेल्प करेंगे। इस तरह से हमारी जो ये कमेटी है वो उनकी मदद भी करती है, फाइनेंशियल भी करती है, और कहीं अगर कोई किसी चीज़ से वो अगर कहीं फंस गए, कोई उनको रुकावट आ रही है तो उसके लिए भी हम लोग जाके आगे चल के उनकी मदद करते हैं। अभी जो 10th और 12th के स्टूडेंट आए थे तो उससे क्या पूरे हाल महाराष्ट्र के हमारे बिरादरी के सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के ये बच्चे हैं जो पूरे महाराष्ट्र से आए हैं। उसे ज़्यादातर ये बम्बई के बच्चे हैं और थाने के बच्चे हैं। कितने स्टूडेंट को आपने अवार्ड दिया? अभी जो है हम लोग 120 बच्चों को दिया। इसके पहले हम 100 के अंदर ही थे, लेकिन इस साल हमारे जो 120 बच्चे आए जो 10वीं और 12वीं में कामयाब और अच्छे नंबर से। हमारी वेलफेयर एसोसिएशन स्टूडेंट्स हैं जो बालक हैं, उनका एजुकेशन लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इस पर क्या विचार है आपका, क्या कमेंट पास करते हैं? बहुत अच्छा है, इससे हमारी कौम का भला होगा इंशाल्लाह। और बच्चे जब पढ़ लिख के आगे जाएंगे तो कौम के लिए, बिरादरी के लिए, देश के लिए काम करेंगे और गलत चीज़, गलत सोच से बचेंगे। क्योंकि जो आखिर में जो भी विद्यार्थी है सामान्य वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्हें क्या सूचना, क्या संदेश, क्या पैगाम आप लोगों को पहुँचाना चाहते हैं? हम यही विद्यार्थियों से कहते हैं कि दिल लगा के अच्छे से अपने कौम का, अपने वालिदैन का, अपने देश का नाम ऊँचा करें। और जनरल सेक्रेटरी हमारी तो कैसा रहा आपका प्रोग्राम, और आप इसके जो अपने स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या सीखा आज? प्रोग्राम तो माशाल्लाह काफ़ी बेटर था। हम लोग ने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे भी अच्छा हुआ प्रोग्राम। जितने लोगों की उम्मीद की थी, जितने बच्चे आने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा बच्चे आए। आप देख सकते हैं कि अभी भी बच्चे आ रहे हैं, अपना नाम ले रहे हैं कि हमें प्राइज़ नहीं मिला। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट ईयर में कोशिश होगी कि हम इससे अच्छी तरह से और इससे बेहतर प्रोग्राम करें। और जो भी प्रोग्राम का जो मकसद था वो जो स्कूल में जो बच्चे पास हुए उनको एनकरेज करना, उनकी हौसला अफजाई करना था, और हमें लगता है कि हम उसमें कामयाब हुए हैं। इंशाल्लाह ये बच्चे जो आज यहाँ से प्राइज़ लेके गए हैं, जो उन्हें SSC और HSC में जो परसेंटेज मिले, इंशाल्लाह अगली बार उन्हें इससे अच्छे परसेंट मिलेंगे, ताकि वो कोशिश करेंगे कि उन्हें और, जिसे हमने आज उनकी हौसला अफजाई की, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ऐसी रहेगी कि यहाँ से निकल के बच्चे जाएँ और अच्छे से अच्छा पढ़े, जज, वकील, IPS IAS ऑफिसर बने, ताकि हमारी कौम, हमारी बिरादरी का नाम रोशन हो। आपका आने वाला प्रोडक्शन क्या रहेगा सामान्य मलिक वेलफेयर एसोसिएशन? हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हम डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, जैसे कि जो गरीब लोग हैं उनके फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, जो हॉस्पिटलाइज है, जिनके पास पैसा नहीं है कि जो वो अपना बिल भर सके, वो हम उनका बिल पेमेंट करते हैं। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको स्कूल की फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो हम उनको स्कॉलरशिप देते हैं, और इंशाल्लाह आगे भी देंगे। हम आगे ऐसे बच्चों को ढूंढेंगे, हम ऐसा पैनल बनाएंगे कि जो ऐसे बच्चों को तलाश करे और हम तक उनकी इन्फॉर्मेशन रखें। शुक्रिया, थैंक यू। किस तरह का माहौल आज रहा है? आज यहाँ पर जो माहौल रहा काफ़ी खुशगवार माहौल रहा। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे एक प्रोग्राम किया था, उस टाइम पे सिर्फ हमारे पास 78 स्टूडेंट्स थे, और एजुकेशन लेवल मीन्स आज जो मिला, जो डिस्टिंक्शन में बच्चे ज़्यादा है, 90+ में बच्चे ज़्यादा है। ये पहले जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसको देख के ही बच्चों में एक इंकरेजमेंट आया, बच्चों ने उससे अच्छी तरीके से एग्ज़ाम में किया, इसलिए बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आया। अभी आपने देखा यहाँ हमारे पास कुछ बच्चे जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिया, जिन्होंने क्वेश्चन किया, हमने जो ये कैरियर गाइडेंस का भी हमने किया था, तो इसमें उन्होंने क्वेश्चंस किए कि सिविल इंजीनियर किस तरह बनना है, मर्चेंट नेवी किस तरह बनना है। इससे एक सोच आती है हमारे बच्चों को कि इस तरीके से जो हम लोगों ने प्रोग्राम किया उससे उनकी सोच में इजाफा हुआ है।
आज जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो हमारे समाज में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसके लिए हम लोगों ने ये जो किया है, इसकी वजह से लोगों में हौसला अफजाई हो गई है और उनमें पढ़ने का जो लेवल है वो बढ़ गया है। आज बच्चे सिविल इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, मर्चेंट नेवी। Firstly, I want to say thank you to the President Haji Rahullah sir and the members of Samani Welfare Association who gave me this opportunity to say my viewpoint today. अंदाज़ बयान गर्ज बहुत शौक नहीं है, अंदाज़ बयान गर्ज बहुत शौक नहीं है, शायद ये उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। I am very glad to say that this group has completed the 5 years in Maharashtra. Give a big round of applause. All of us know that this group was very small, but now at present time, there is a great enhancement in this group, and I am very happy that this group is always ready for helping others. पहले किरदार को फूलों सा तुम पैदा करो, पहले किरदार को फूलों सा तुम पैदा करो, लोग चाहेंगे तुम्हें खुशबू की तरह। At my home, my dad, Mr. Vakil Ahmed Samani, used to always tell us about this group, that how they are helping to the poor people. For example, the Samani Welfare Association helps the patients with eye problem and cancer. They donated the money for such patients, and they had also provided the money for such patients. And the school fees, they had also provided the school fees for the poor people and also arranged the weddings for them. And so after listening all these good deeds, I really appreciate and thankful at the bottom of my heart to the President and members of Samani Welfare Association. मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला वक्त होते हैं, जिंदगी में उन्हीं के इम्तिहान भी सख्त होते हैं। So, as you all know that today we all have gathered here for the prize distribution of SSC and HSC students of 2017, which is also organized by this group. So give a big round of applause for that. And I always pray to God that this group will get more stronger and successful in future. And I also want to congratulate this group that they are allotting their sufficient time in this. So my friends, as we all know, our parents spend so much of their money on us, like sending school, colleges, classes, coaching, etc. etc. And whatever we demand, they fulfill it. But what we people do, we always disappoint our parents. This is not good now. We should keep the best percentage. So from now, let's take a note. Students, are you ready? Let's take a note that we will give a good percentage, not good, excellent percentage to our parents and fulfill their dreams. Yes or no? Yes. Yes, okay, thank you. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों की जान होती है। सपनों में देखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादों में जान होती है। हम इससे खुश नहीं होता, हम इससे खुश नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। I want to say one poem, please. जिंदगी
thank you Uzma for your appreciation words for the Samani Malik Welfare Association. And she took an oath that we will not down our parents. Yeah, students, you all guys have taken that oath. You will not down your parents. हम उनकी उम्मीदों को कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे. अभी अभी आप सारे लोगों ने शपथ लिया हुआ है. Now I would like to call Rizwan. Rizwan, our student who is pursuing civil engineering from Rizvi College. He will come and he will do some speech for the Samani Malik Welfare Association as well as for about his struggle, how he is struggling, how he is just growing his career in his life. Please come. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान सामानी है और मैं माहिम में रहता हूँ. मैं फाइनल ईयर सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ रिजवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से. मैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरा बहुत ताउन किया और पिछले कई सालों से इन्होंने मेरी पूरी इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी है. मुझे याद है मेरा कॉलेज का पहला दिन था. सब कुछ नया था वहाँ पर, नई क्लास थी, नए टीचर्स थे और मज़े की बात ये थी कि वहाँ पे मेरे नए दोस्त भी थे. अचानक से हमारे एचओडी हमारी क्लास में आए और उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट से हो. हमने कहा कि हम सिविल डिपार्टमेंट से. तो उन्होंने कहा कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे. तो हमने कहा कि हम सिविल इंजीनियर्स बनेंगे. उन्होंने कहा कि फ्यूचर में करोगे क्या. तो हमने कहा कि हम कंस्ट्रक्शन लाइन में जाएंगे, क्योंकि उस वक्त हमें इतनी नॉलेज नहीं थी. सिर्फ इतना पता था कि सिविल इंजीनियरिंग करने से हम कंस्ट्रक्शन में जा सकते थे. फिर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन में जाकर बनाओगे क्या. उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी कि इसमें बहुत सारी टाइप्स की बिल्डिंग्स होती है, कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन होते हैं, रेलवे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर, और बिल्डिंग से भी बहुत टाइप्स है. हमने कहा कि बिल्डिंग वगैरह का नाम नहीं लिया, हमने कहा कि इससे हम घर बनाएंगे. तो सर ने कहा कि तब आप लोग सिविल इंजीनियर से ही बन सकते हैं. हमने कहा कि सिविल इंजीनियर नहीं बनेंगे तो फिर कौन से इंजीनियर बनेंगे. तो सर ने कहा कि आप सिविल इंजीनियर नहीं, आप सपनों के इंजीनियर बनोगे. तो बात समझ में तो नहीं आई थी उस वक्त, पर सुन के बहुत अच्छा लगा था कि हम सपनों के इंजीनियर बन जाएंगे. हमने कहा कि सर हम सपनों के इंजीनियर कैसे बनेंगे. सर ने कहा कि जब कोई इंसान काम करता है, उसकी 1 महीने की तनख्वाह जब उसके हाथ में आती है, सारे अखराजात पर खर्च करने के बाद वो अपनी थोड़ी सी कमाई साइड में रख देता है. उसका एक सपना होता है एक घर. तो हम लोगों के घर नहीं सपने बनाया करते, इसलिए हम सिविल इंजीनियर नहीं, हम सपनों के इंजीनियर हैं. और अगर मैं सपनों का इंजीनियर बन गया तो इसका सारा क्रेडिट सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन को जाएगा. आज का ज़माना ऐसा है कि इंसान बहुत स्ट्रगल करता है, इंसान बिजी है, पर सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के मेम्बरान ये अपना कीमती वक्त अपने कौम के लिए लगाते हैं, क्योंकि इनके दिलों में कौम का दर्द है. मुझे याद आता है अपनी यूनिटी बना कर रखो, क्योंकि जिसके पास यूनिटी है उसके पास पावर है और वो सब कुछ कर सकता है. अपनी यूनिटी बना कर रखो. अकबर बीरबल का एक कहावत है कि एक बार अकबर बादशाह ने क्या किया, एक टब मंगाया. टब पानी से भरा हुआ था और उसने क्या किया, एक पत्थर पानी के अंदर डाल दिया. अब सबको बुलाता है और सबसे यही पूछता है, वाई स्टोन इज सेटल डाउन इन द वाटर, ये पत्थर पानी में क्यों डूब गए. अब सब आते हैं, सब यही बोलते हैं, द वेट ऑफ मास ऑफ स्टोन इज मच हायर देन द वेट ऑफ मास ऑफ द वाटर, देन इट विल ऑटोमेटिकली सेटल डाउन. बादशाह ने कहा कि मुझे ये तो मालूम है, मुझे भी मालूम है ये कि पत्थर का वजन पानी की वजन से ज़्यादा था, इसलिए वो पानी में डूब गया, लेकिन मुझे कुछ नया जवाब चाहिए. सब दरबारी यही कहने लगे कि पत्थर का वजन ज़्यादा था इसलिए वो पानी में डूब गया. अब बारी आई बीरबल की, तो बीरबल से पूछा गया कि पत्थर पानी में क्यों डूब गया. तो बीरबल ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि जो चीज़ आपके हाथ से छूट गई, जो चीज़ आपके हाथ से निकल गई वो डूब गई. तो आप अपनी यूनिटी के साथ में रहोगे, अपनी पावर के साथ में रहोगे तो हमेशा आगे रहोगे. अगर जो अकेले रहोगे तो डूब जाओगे. और एक मैंने जुमला कहा था कि मेरे नए दोस्त थे. दोस्तों के मुताबिक एक बात बताना चाहूँगा, जितने भी यहाँ पे 12th और 10th पास बच्चे आए हुए हैं,
उनसे गुजारिश है कि ऐसे बच्चों के पास ना जाए जिनके दोस्त होते हैं जो धक्के मार के पास होते हैं, यानी 40 जस्ट क्रॉस होते हैं या 40 से नीचे होते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 70 के ऊपर होते हैं, स्कॉलर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो दोस्त हैं जो पीछे रह गए, ये लोग सोचते हैं अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, अब मुझे अकेला दूसरे गांव खेड़े में जाना पड़ेगा, छोटा कोर्स करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली अपने जो ज़्यादा परसेंट लेके आए हैं बच्चे लोग, उनको अपनी तरफ ना घसीटना शुरू कर देते हैं। बोले वो क्या कर रहा है, ये कर, ये बहुत अच्छा है, ऐसा उनको फुसलाना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह। जैसे जो कोर्स वो लोग करने जा रहे हैं, जैसे लगता है कि ऐसे उनको कमीशन मिल रहा है कि बच्चे पकड़ कर लेकर आओ। तो ऐसे बच्चों के बहकावे में ना जाए। और वो जो स्कॉलर होते हैं वो भी उनकी बात में आते हैं, अरे अब तो मैं वही करूँगा जो मेरे दोस्त ने बोला, अपने अरमानों का गला घोट देते, अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं देखते वो लोग। तो उनके साथ ना जाए, ना उनकी कोई सुने, सिर्फ जो अपना दिल करता है वही करे। अभी मैं आज यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये मेरा शौक़ है। मेरा शौक़ पता है क्या है, कि मुझे हाईलाइट होना बहुत पसंद है, मैं मशहूर होना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं लाखों की पब्लिक के भी खड़ा रहूँ ना, तो सब मुझे यहाँ फट से पहचान ले कि वही मोहम्मद रिजवान है। मैं ऐसा चाहता हूँ, और आज मेरा शौक ही मुझे यहाँ पे खड़ा किया है। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी 2-4 पर्सन के सामने भी नहीं बोला हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ इतने सारे लोग के सामने खड़ के कह रहा हूँ, सिर्फ ये मेरा पैशन मेरा बोल रहा है, बस बाकी और कुछ नहीं। और एक टॉपिक था, नशे के बारे में था। सामाजिक मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन ने नशे के खिलाफ भी बहुत मुहिम उठाई है। तो आज हमारी कौम की ऐसी हालत हो गई है कि सब नशे करके बर्बाद हो गए, किसी को कुछ होश नहीं है। आज हमारी कौम की यह हालत देखकर मुझे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कॉल याद आ गया। उनका कॉल ये था कि अगर कोई कौम हो जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर हो, उन्हें हम पावर से हरा नहीं सकते, ना लड़कर हरा सकते, ना उन्हें एजुकेशन में हरा सकते, ना किसी भी चीज़ से हम नहीं हरा सकते। तो उनके नौजवानों में फहाशी फैला दो, यानी उनके नौजवानों में गंदापन फैला दो, नशा फैला दो, वो कौम खुद ब खुद हार जाएगी। और यही हालत आज हमारी हो गई है कि आज किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सिर्फ नशा कर रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप ये सब ना करें, बड़ों की इज्जत करें, अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करें और सबसे अच्छा उसने सलूक करें। और मैं सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने मेरा बहुत ताउन किया, और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी स्पीच खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अभी इस बच्चे रिजवान ने अपने बारे में आप लोगों को बताया। ये बच्चा फर्स्ट ईयर से सिविल इंजीनियरिंग जब से कर रहा है, जब से सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन इसकी मदद कर रही है। पढ़ने में होशियार था, हमने इसके टैलेंट को परखा और हमें लगा कि ये बच्चा कुछ आगे जाकर कुछ बन सकता है। तो हमने कोशिश की कि हम इसकी फाइनेंशियली कुछ मदद करें ताकि ये बच्चा आगे बढ़ सके। और इंशाअल्लाह ये अभी फाइनल ईयर में है और आगे जाके सिविल इंजीनियर बनेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन के लिए करेगा। ये जो प्रोग्राम हमने किया है, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए कुछ बच्चे निकले यहाँ से, अपनी बिरादरी में से कुछ बच्चे निकले जो आला से आला तालीम हासिल करें और इस बिरादरी को उसके बदले कुछ ना कुछ उनसे मिले। कोशिश हमारी यही है। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये ऐलान भी करना चाहता हूँ कि अगर हमारी बिरादरी में ऐसे बच्चे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो काबिल हैं, जो एफिशिएंट हैं, लेकिन पैसे की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सामने आए। इंशाअल्लाह सामानी मलिक वेलफेयर एसोसिएशन उनके लिए जो भी हो सकेगा वो करेंगे हम। अब मैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का इसका आगाज करूँगा। और आ जाइए आप। शुरुआत एसएससी से करेंगे और जो बच्चे डिसेंडिंग ऑर्डर से जाते हैं, जो कम से ज़्यादा लेकर आए हैं, उस तरह से हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। वो हमें समझ में नहीं आता। कंप्यूटर बैठे घबरा जाते हैं, कैफे सेवा में जाते हैं, उससे पूछते हैं, वो 1 घंटे का टाइम होता है, हम देखते हैं वक्त बढ़ रहा है, हम लोग फटाफट क्लिक करते हैं, सबमिट करते, निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से
इसका नतीजा ये निकलता है कि कॉलेज हमें सही नहीं मिलती है। कॉलेज सही इसलिए नहीं मिलती है कि आप कंप्यूटर की इससे ना बदल रहे। तो इंजीनियरिंग बनने के लिए सबसे पहले 10th के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन होता है, कोई एग्जाम नहीं। अब होता है कि कुछ बजर हो जाते हैं या कुछ ऐसे नीम हकीम खतरनाक होते हैं जो आपको राय देते हैं नहीं बेटे उसकी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आप 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कीजिए, उसकी अहमियत ज़्यादा। ऐसा कोई नहीं है, चाहे आप 10वीं के बाद इंजीनियरिंग करिए या 12वीं के बाद, दोनों की अहमियत अपनी जगह बरकरार है। लेकिन फर्क अब यहाँ पर यह है कि जो बच्चा 12वीं के बाद जाता है उस पर डबल प्रेशर पड़ता है। और प्रेशर ये होता है कि उसको 12वीं की पढ़ाई करना, दूसरा प्रेशर फील्ड में जाते हैं तो 10वीं के बाद आपको चाहिए कि बाइफोकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स (PCM) ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। यहाँ जो 10वीं के बाद 11 में जिन बच्चों ने इस सब्जेक्ट का अगर सिलेक्शन किया तो बहुत अच्छा। अब ये ना सोचे कि मैंने फला सब्जेक्ट ले लिया हूँ अब क्या होगा, ऐसी बात नहीं। आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, जरूर हम आपकी रहनुमाई करें। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जो बच्चे जाना चाहते हैं वो बाइफोकल साइंस, उसका शॉर्ट में कहते हैं PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अब जो बच्चे मेडिकल, पैरामेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ठीक है, तो इशारा आ गया, मुझे शॉर्ट में करना है। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसी तरह से अपनी बात को मैं थोड़ी प्रोसेसर करता हूँ। अब है एंट्रेंस एग्जाम, जो 10वीं के बाद अपने 12वीं के बाद मेडिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट और भी जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम बहुत लाजमी है। ये तमाम उसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले उसको ज़हन कर लीजिए। अगर आप 12वीं में बहुत अच्छे नंबर से कामयाब हो गए और आपने किसी वजह से एंट्रेंस एग्जाम दे दिए तो आपका एडमिशन नहीं होगा, उसके लिए ज़रूरी है वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें। अब वो एग्जाम की तैयारी कैसे करें? आप बहुत बड़ी क्लासों में एडमिशन लेते हैं और उसकी फीस बहुत ज़्यादा देते हैं, कोई 1 लाख देता है, 50,000, 60,000, अलग अलग क्लासेस के रेट होते हैं। तो आपको चाहिए मेडिकल और इंजीनियरिंग या जो भी यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं जो 12वीं के बाद मुख्तलिफ प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेडिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये स्टूडेंट को चाहिए कि अपनी टेक्स्ट बुक 11 एंड 12 11वीं और 12वीं की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको बार बार रिपीट कीजिए, दोहराइए। जितनी ज्यादा मरतबा इसका रिवीजन करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि सवाल जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। एक ऑप्शन दिया जाता है, उसके 4 आंसर होते हैं, उसमें सही आंसर को गोल राउंड करना होता है। और यही जो कॉलेज जो कोचिंग क्लासेस वाले होते हैं ये टेक्निक बताते नहीं है, इससे अक्सर हमारे बच्चों को जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें नंबर कम है। उसकी वजह यह है कि वो टेक्स्ट बुक 11 और 12 की अच्छे से पढ़े, बार बार पढ़े और जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आप खुद बनाइए और कोई एक बुक को प्रिपेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं। कोई कहता है टारगेट लीजिए, कोई कहता है नोट लीजिए, कोई कहता बना लीजिए, ऐसा नहीं। आपको कोई बुक अच्छी लगती है उसका लैंग्वेज देखिए, उसका कंटेंट देखिए और उसी बुक से आप पढ़ाइए एंट्रेंस एग्जाम के लिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा आप उसको रिपीट करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद। दूसरी चीज, आंसर जो लिखना होता है वो ब्लैक पेन इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं चलता है, हमारा मजहब उसकी इजाजत नहीं है। होटल मैनेजमेंट, पेरेंट्स को मालूम नहीं क्या है होटल मैनेजमेंट चिड़िया का। होम साइंस बहुत अच्छा कोर्स है लड़कियों की, लेकिन पेरेंट्स को पता नहीं कि होम साइंस में क्या सिखाया जाता है और वो कोर्स करने के बाद उनको जॉब कहाँ करना है। ये दोनों चीज को एक होता है मार्केटिंग, मैनेजमेंट कोर्सेज। ये 2-3 कोर्सेज के बारे में बताता हूँ, फिर लड़कियाँ खुद समझ जाए और वालिदैन यहाँ बैठे उनकी माएँ बैठी है वो समझ जाए कि हमें ऐसे कोर्सेज में नहीं जाना चाहिए। होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट जो आपने देखोगे जब बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं वहाँ पर बेपर्दगी को पहली तरजीह दी जाती है। जो बच्ची जितनी खूबसूरत होगी उसको पहले वहाँ जॉब दिया जाए। तो जाहिर सी बात है आज बच्ची आपके घर में है और आपने उसको इजाज़त दी है, आप उसके हर चीज़ को बर्दाश्त करो।
लेकिन कब वो पढ़ाई करने जा रही है और वहाँ कैंटीन में हमारी बच्ची ने होटल मैनेजमेंट किया, वो एयर होस्टेस है, तो सामने वाले उसको पसंद नहीं गई। आपकी इतनी तालीम, उस पर आपने जो खर्च किए वो तमाम बेकार। तो ये एविएशन इंडस्ट्री के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, मार्केटिंग वगैरह। अब मार्केटिंग में होता है कि लड़कों के लिए बहुत अच्छा जॉब है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लेकिन लड़कियों के खासतौर से मुस्लिम बच्चों के लिए इसमें बेपर्दगी होती है और एक टारगेट दिया जाता है। और एक बच्ची के पास एक लड़की की होती है, जब वो अगली जिंदगी उसकी जब शुरू होती है तो उस पर दोहरी जिम्मेदारी आती है। एक तो उसको अपना घर संभालना होता है और अपने एक तो अपनी आप उसकी ज़्यादा जिंदगी होती है, और दूसरी जिस घर में शादी हो जाती है वो वहाँ की बात होती है। उस घर को संभालना और अपनी ज़िंदगी, इन दोनों को संभालना उसके लिए बड़ा चैलेंज होता है। तो हम कोर्सेज का ऐसा इंतखाब करें जो आइंदा उनके लिए मुस्तकबिल में कुछ वफादे जानना। होम साइंस, इसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। होम साइंस में ऐसी बच्चों को होटलों में और हॉस्पिटल में ऐसे जॉब्स मिलते हैं, जो पेरेंट्स जब वहाँ जाते हैं वो आके कहते हैं सर आपने कहा था, बराबर कहा था, लेकिन बच्ची ने मानी नहीं, हमने उस पर इतना खर्च कर दिए, हमने SNLT यूनिवर्सिटी से फला जगह से हमने कोर्स किए, होम साइंस फला कोर्स। अब वो वहाँ जो माहौल देखे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता है, तो बच्ची को हमारा घर में बिठाना। हमारे बच्चों को चाहिए कि आप ऐसे कोर्सेज का इंतखाब करें जो आपके लिए मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी में खलल न पैदा करें और उसमें बेपर्दगी, गैर शरई बात उसमें ना हो। ऐसे कोर्सेज का इंतखाब करें जैसे दर्स तदरीस का मैदान, टीचिंग फील्ड जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, खासतौर से लड़कियों के लिए। वो एक अच्छी प्राइमरी टीचर बन सकती है, वो अच्छी आलिमा बन सकती है, वो अच्छे लेक्चरर बन सकती है, लॉयर बन सकती है, हमारी बच्ची प्रोफेसर बन सकती है, डॉक्टर बन सकती है, नर्स बन सकती है, पैथोलॉजिस्ट बन सकती है। तो ऐसे जो कोर्सेज हैं जो हमारे इस्लामी हुदूद में रहते हुए हम कर सकते हैं, ऐसे कोर्सेज का इंतखाब करें। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बात को अपनी बात को यहाँ मुख्तसर कर रहा हूँ और आपसे मौजूदा गुजारिश है कि मुंबई उर्दू न्यूज़ ये अखबार में हर जुमेरा को मेरा कॉलम आता है, आप उस अखबार को ज़रूर पढ़िए। उस अखबार में मेरा टेलीफोन नंबर, तमाम बातें होती हैं, उसमें एक सवाल जवाब का कॉलम होता है, बच्चे सवाल SMS के जरिए भेजते हैं, SMS के जरिए जो क्वेश्चन मुझे मिलते हैं उसका आंसर उस अखबार में दिया जाता है। और फिर जो बात न समझ में आए आप मुझे टेलीफोन करके एनी टाइम किसी भी वक्त आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगा। अगर ट्रेन में है, बस में सफ़र कर रहा हूँ तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, आपसे कहूँगा आधा घंटा 1 घंटे के बाद फ़ोन कीजिए, और उसका आपके फ़ोन को ज़रूर अटेंड करूँगा और जवाब देने की कोशिश करूँगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस गाँव के बच्चों को ज़िंदगी की मोड़ पे कायम तरक्की अता फरमाए, नज़रिए से बच से बचाए। और इन्हीं कलमा के साथ मैं अपनी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह सवाल रिपीट कीजिए। पेट्रोलियम इंजीनियर के लिए क्या प्रोसेस है? ठीक है, सवाल आपका ठीक है, मैं बता चुका हूँ। देखिए असल में ये मौजू ऐसा है कि इस पर मुझे कम वक्त पे बात को, जैसा एक 20-20 मैच होता है ना और फास्ट बॉलिंग होती है, रन ज़्यादा बनाना होता है, तो वैसा हिसाब तो मैं अपने रन बना के निकल गया। कुछ उसमें ये हो गए, बीट हो गए। तो पहले आपका सवाल अच्छा है। देखिए इंजीनियरिंग जो होता है, बात मेरी प्रोफेसर हो गई यहाँ पर, मैं मुंबई आपसे गुफ्तगू करते हुए इंजीनियरिंग में जैसा मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग बच्चे ने पूछा है। तो जितने इंजीनियरिंग कोर्सेज है इसमें से एक ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। इस कोर्स में पेट्रोलियम एंड गैस के बारे में हम किस तरह से बताया जाता है, वो सिखाया जाता है। और ये पेट्रोलियम इंजीनियरिंग ये 2 तरीके से कर सकते हैं। 10वीं के बाद 3 साल का कोर्स होता है पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग, और 12वीं के बाद ये 4 साल का कोर्स होता है, और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना लाजमी है। एक एंट्रेंस एग्जाम आपको और बता दूं, जो 12वीं के बच्चे ने सवाल किया है कि JEE, ये IIM जो होता है ना, ITI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके तहत JEE का एग्जाम होता है। यहाँ से भी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो करता है उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और आप महाराष्ट्र लेवल पे जो CT देंगे उसके जरिए पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहते हैं, पहले ये मुझे बताइए आप। BSc from biology, then after BSc MSc, and after MSc 2 years of
ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पर आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा है? बायोलॉजी। तो ठीक है, सबसे पहले आप BSc कीजिए बायोलॉजी से, ओके। और बायोलॉजी में आप फर्स्ट क्लास में आने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा MSc। ये 2 साल का कोर्स होगा। पहले आप 10+2 यानी 12 में भी आप हैं, उसके बाद 10+3 होगा, उसमें आप BSc हो जाओगे अपने BSc बायोलॉजी सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले आपने मालूम करना है आपको, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो आपके BOD में जो कॉलेज है ना, गर्ल्स कॉलेज, मालूम है गर्ल्स कॉलेज? हाँ, तो भूकंप मुक्ति में एलिजिबल स्टूडेंट की जो गर्ल्स कॉलेज है वहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट अवेलेबल है। वहाँ से आप बायोलॉजी में BSc कीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको बॉम्बे में से भी जाना होगा। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% का टारगेट रखोगे। ये 2 साल का आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। उसके बाद बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए PET का एग्जाम देना होगा। इंट्रेंस एग्जाम होता है PhD के लिए, PET। ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप बायोलॉजी में PhD कर सकोगे। Entrance exam is compulsory for PhD. तमाम अभी लास्ट ईयर से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने PhD के लिए एंट्रेंस एग्जाम को कंपलसरी कर दिया है। उसका नाम है PET, ओके। ठीक है, देखो बच्चे को फायदा रहेगा। I did my HSC from Commerce Stream. I got 77.08. क्या मतलब लॉ कर सकते लड़कियां की रेस्ट्रिक्शन है इसमें? लॉ करना चाहती है? हाँ, CD का एग्जाम भी दी। कौन सा? CD। हाँ, पता है। देखो किसी का सवाल बहुत अच्छा किया। लॉ करना चाहते, अच्छी बात है। अब लॉ के लिए है कि आप उसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है आफ्टर 12 5 ईयर का कोर्स होता है लॉ। दूसरा होता है आफ्टर ग्रेजुएशन 2 इयर्स होता है। अब आप 12 के बाद जाना चाहते हैं किसी भी फैकल्टी में, चाहे आर्ट्स के हो, स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो या साइंस के हो, आफ्टर 12 किसी भी फैकल्टी से आप 12वीं करते हैं, 50% उसमें चाहिए नंबर। और उसके लिए इंट्रेंस एग्जाम आपको CET देना होगा। उसके बगैर आपका एडमिशन लॉ में नहीं होगा। सर एक मिनट में आपको रोकूंगा। उनका क्वेश्चन ये नहीं है, वो एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कि एज अ मुस्लिम कम्युनिटी उनको LLB करना है, तो इज देयर एनी रेस्ट्रिक्शन फॉर देम एज अ गर्ल? नहीं, ऐसा तो ये नहीं है। कोई भी कम्युनिटी बच्ची कर सकती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शख्स आपको तालीम हासिल करने से चाहे कोई किसी भी धर्म जात का कहीं रोकता नहीं, तो उसके लिए रोक तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बताइए। सर मैं अभी IT कर रहा हूँ आफ्टर 10। उसके बाद मुझे मर्चेंट नेवी का ऑफिसर तो कैसा क्या करना है? मर्चेंट नेवी का ऑफिसर। बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पर बच्चे ने सवाल किया ITI से आप देखिए, ITI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आफ्टर 12 या आफ्टर 10? आफ्टर 10। हाँ, तो आफ्टर 10 आप ITI कर रहे हैं ना बेटे? IT डिप्लोमा। नहीं, आप 10वीं के बाद ITI से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना? डिप्लोमा कर रहे हैं। हाँ, अब डिप्लोमा कर रहे हैं तो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं। हाँ, तो भाई देखिए मैं बताता हूँ आपको। अभी बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है। मर्चेंट नेवी में जाना चाहता है और आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने ली है। तो यहाँ पे जहाँ आपको एक दिक्कत ये आएगी कि मर्चेंट नेवी में मैकेनिकल जो बच्चे करते हैं, BE करता है मैकेनिकल में, उनके लिए 1 ईयर कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का। तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ी रुकावट आएगी, आप वहाँ नहीं जा सकते। अलबत्ता मर्चेंट नेवी में जो वैकेंसी निकलती है IT की, वो आपको देना होगा, लेकिन उसके जॉब की अपॉर्चुनिटीज कम होती है। तो आप वो मर्चेंट नेवी का अपने दिली दिमाग से बात निकाल दीजिए और आप उस फील्ड में ही अपना कैरियर बनाइए।